से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आपने अभी पढ़ा था, हम भारत में संसाधन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें मृदा, जल, वन, वन्यजीव पढ़ेंगे। तो अभी हमने मृदा पढ़ा, मृदा अपरदन पढ़ा, संरक्षण पढ़ा, जल पढ़ा। आज जो है हम लेकर आए हैं टॉपिक, वो है वन। भारत में वन जो है वो किस तरह से हैं, क्या है, कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, वन जो है वो एक बहुत अमूल्य संपदा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में पूरे भारत में अगर बात करें तो 25% क्षेत्र पर वन पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे खेती के लिए, मकान बनाने के लिए, उद्योगों के लिए लकड़ी को काटा गया और वर्तमान में जो है सिर्फ 15% स्थान पर ही वन है। तो हम देखते हैं वन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उसका देखेंगे, भूतल का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति की प्रधानता है वह वन क्षेत्र कहलाता है। यानी जो सरफेस है अपना, वहाँ पर वो क्षेत्र जहाँ वनस्पति अधिक है ना, जहाँ पेड़ पौधे वनस्पति है, वो क्षेत्र जो है वन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन क्षेत्र के जो देखें अपन, अपने भारत में 47,000 प्रजातियां हैं। जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनकी 47,000 प्रजातियां हैं और 5,000 तो केवल ऐसी हैं जो भारत में ही पाई जाती हैं। ऐसी 5,000 प्रजातियां हैं जो केवल भारत में ही पाई जाती हैं, अन्य कहीं नहीं पाई जाती हैं। तो वनों के वितरण के आधार पर हम देखेंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम देखेंगे कितने प्रकार के वन हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे नंबर पर है मानसूनी वन। मानसूनी वन के भी 2 पार्ट हैं। पहला है आर्द्र मानसूनी वन और दूसरा है शुष्क मानसूनी वन। आर्द्र का मतलब जहाँ नमी रहती है, शुष्क सूखे वाले क्षेत्र में, ठीक है। मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन कौन सा? रेगिस्तान में वनस्पतियां भी पाई जाती है ना, कुछ अलग अलग प्रकार की, हर जगह अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो मरुस्थलीय वन वो होते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टाई वन कहाँ होते हैं? नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र होता है वहां पाए जाते हैं, है ना। पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे कि अपना हिमालय क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है ना, और ये उत्तराखंड है, जो पर्वतीय प्रदेश है, वहां पर पाए जाने वालों को पर्वतीय वन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है वनों की, वन क्यों आवश्यक है। तो हम देखें कि इकोनॉमिक रूप से वन बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों तरह से लाभकारी है। पर प्रत्यक्ष रूप से अपन देखेंगे तो भारत में जो वन संपदा है वो 20.64% है, 20.64% भारत में वन संपदा है। और आप देखें उसमें विश्व के वन क्षेत्र का 1.7% जो है, जो पूरे वर्ल्ड का जो वन क्षेत्र है उसका 1.7% भारत में, ठीक है। और यहाँ कैसे पाए, देश में प्रति व्यक्ति आय, जो अपन बात करें प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो अगर बांटे अपन जनसंख्या के हिसाब से, तो 0.11 हेक्टेयर क्षेत्र जो है एक व्यक्ति के हिसाब से आता है। और वनों का वितरण असमान है, यानी हम सब जानते हैं जल का वितरण असमान है, तो वनों का वितरण भी, क्योंकि भारत में भौगोलिक विविधता है, हर जगह अलग अलग तरह की जगह पाई जाती है। मानसून अलग है, हमारे यहाँ पर जो है भौगोलिक दृष्टि से कहीं वन पाए जाते हैं, कहीं पहाड़ पाए जाते हैं, कहीं समतल मैदान है ना, कहीं चट्टाने हैं, कहीं रेगिस्तान है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से वितरण है वनों का, ठीक है। वनों का असमान वितरण है। कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं, ज्यादातर भारत में कैसे हैं, कठोर लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं। और डॉक्टर P.A. चटरबक कहते हैं कि वन जो है राष्ट्रीय संपत्ति है और सभ्यता के लिए नितांत आवश्यक है, यानी ये अनिवार्य है एक तरह से। ये केवल लकड़ी ही प्रदान नहीं करते, बल्कि कई प्रकार के कच्चे माल, पशुओं के लिए चारा, राज्य के लिए आय भी हमें प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मनुष्य के जीवन में, एक संसाधन के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा अभी स्कूलों में सब जगह जो जुलाई के महीने में ना वन लगाए जाते हैं, पेड़ वृक्षारोपण किया जाता है ना, हर बच्चा पेड़ लगाए। अभी देखे होंगे बहुत सारे फोटो पिक्स न्यूज़पेपर में या वीडियो में या व्हाट्सएप पर आप देखते होंगे वृक्षारोपण चल रहा था, ठीक है। अभी कोरोना है इसलिए कम हुआ, नहीं तो हर साल सभी विद्यालय में बच्चों के पेड़ लगवाए जाते हैं, वृक्षारोपण कराया जाता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं एक और विद्वान है जो प्रकृति के प्रेमी हैं, उन्होंने बेकन ने कहा है, क्या कहा है बेकन ने,
बेकन कहते हैं कि ये वन जो है हम ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो वन क्या क्या देते हैं, बेकन क्या कह रहे हैं, बेकन ने कहा है, बेकन ने कहा है कि वन जो है हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, वन हमें भोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या क्या देते हैं, वन भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और पानी देते हैं, जलवायु देते हैं, सब कुछ, है ना। पानी कैसे देते हैं, क्योंकि वन होंगे तो पानी होगा। ठीक है, भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, और लकड़ी देते हैं हमको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वन हमें प्रदान करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। अगर वन नहीं होंगे तो पानी नहीं बरसेगा, हम पिएंगे क्या, हम खाएंगे क्या। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि वन जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, आगे चलते हैं। वनों के लाभ, वनों को कैसे बांटा गया है लाभ की दृष्टि से देखें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लकड़ी आदि देते हैं। ठीक है, तो वनों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। इनके लाभों से, वनों से प्राप्त लाभों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वनों से प्राप्त लाभों को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। दो भाग कौन से हैं, दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो दो भाग कौन से हैं, एक तो है प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट प्रॉफिट, है ना, और दूसरा है इनडायरेक्ट प्रॉफिट यानी अप्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष। ठीक है, उनको हम देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लाभ में अपन देखें कैसे प्रत्यक्ष कौन कौन से लाभ हैं, हमको डायरेक्ट जो लाभ मिलते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं वनों से हमें लकड़ी मिलती है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है वनों से लकड़ी। ठीक है, वनों से लकड़ी मिलती है। ठीक, और लकड़ी से क्या क्या यूज है। ठीक है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है उसका, हम देखें सबसे पहले वनों से लकड़ी मिलती है। और लकड़ी किस काम में आती है, जो सागौन है, साल है, उनके वृक्ष हैं, वो लकड़ी के फर्नीचर के बनाने में काम आते हैं। ठीक है, साल वृक्ष, सागौन, ठीक है, ये काय के काम आते हैं, लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है, लकड़ी के फर्नीचर के लिए, फर्नीचर उद्योग में काम आते हैं। ठीक है, फर्नीचर उद्योग में काम आते हैं। और अगला जो है, और भी लकड़ियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी मिलती हैं उनको, जैसे उससे चंदन है ना, और देवदार है, आबूनस है, आदि में मिलती है। चंदन की लकड़ी भी मिलती है ना, चंदन की लकड़ी से तेल भी बनाया जाता है। तो ये कुल मिला के लकड़ी मिलती है, और लकड़ी सब हमको जलाने के भी काम आती है, और फर्नीचर बनाने के काम आती है, मकानों के काम आती है। इवन जो रेलवे स्लीपर बनते हैं वो बनते हैं जिनके जो मजबूत लकड़ी होती है। ठीक है, दूसरा है जो लाभ है, दूसरा वो है सहायक उपजों की प्राप्ति। सहायक उपजों की प्राप्ति, सहायक उपज कौन सी होती है, लकड़ी के अलावा जो चीज़ें मिलती हैं हमें, सहायक उपजों की प्राप्ति। ठीक है, वो कौन सी है, तो इनको अपन देखें, वो लाख है, लाख, है ना, शहद और मूंग। ठीक है, लाख है, शहद है, मूंग है, और छाले हैं, जो छाले होती हैं वो जड़ी बूटियों के काम में आती हैं। बांस है, ठीक है, बांस है, और क्या है आपका बांस, बैंत, जड़ी बूटियाँ। ठीक है, जड़ी बूटियाँ, ये सब हमें इससे मिलती हैं।
है ना, वनों से ये सहायक उपज कहते हैं इसको। एक तो मेन तो लकड़ी मिलती है, दूसरा सहायक उपज, ये उसमें जो फल लगते हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, लाख है, शहद है, मोम है, ये सब चीज़ें भी प्राप्त होती हैं इससे। ठीक है। तीसरा हम देखें आधारभूत उद्योगों की सामग्री। ठीक है। आधारभूत उद्योग कौन कौन से होते हैं? आधारभूत उद्योगों की सामग्री, सामग्री मिलती है इनसे, जिसपे उद्योग टिके हुए हैं। तो वो क्या क्या है? जैसे कि घास है, ठीक है, सनोवर है, बांस है, ठीक है, इन सब से क्या बनता है? कागज बनता है। ठीक है। कागज उद्योग टिका है इसके ऊपर। और उसके अलावा हम देखें तो सफेद सनोवर से दिया सलाई बनता है। बांस, सनोवर और घास से कागज उद्योग चलता है। और सफेद सनोवर से क्या बनता है? दिया सलाई बनती है। ठीक है। दिया सलाई। और अपन देखें लाख से लाख उद्योग है, जो लाख पाया जाता है ना उसमें, उसी लाख से लाख उद्योग चलता है। लाख का देखा होगा आपने, चूड़ियाँ बनती हैं लाख की, है ना, और भी सामान बनता है। तो लाख से लाख उद्योग है। ऐसे सारे जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो इनके ऊपर आधार है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। जानवरों के लिए चारागाह, तीसरे नंबर का जो लाभ अपन देखें वो क्या है? चारागाह है जानवरों के लिए। जानवर जो है अब पालते हैं ग्रामीण लोग, वो कहाँ से लाते हैं? उनके पास इतना भूसा नहीं होता, कहाँ से करेंगे? तो वो जंगलों में जो घास होती है, जो छोटी छोटी वनस्पति होती है, उसके चारण के द्वारा अपने जानवरों का पेट पालते हैं। पशुपालन उद्योग जो है वो भी इस पर डिपेंड है, वनों के ऊपर इस तरह से। तो हम देखें जानवरों के लिए चारागाह। चौथे नंबर का अपन देखें जानवरों के लिए चारागाह। ठीक है। जानवरों के लिए चारागाह है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे घास और पत्तियां जो होती हैं वो जानवरों के काम आती हैं। ठीक है। घास, पत्तियां, ठीक है, ये जानवरों के लिए काम आती है। और अगला देखें हम 5वें नंबर पे और क्या लाभ है इससे हमें प्रत्यक्ष रूप से? तो और है रोजगार की प्राप्ति। रोजगार की प्राप्ति कैसे होती है? रोजगार की प्राप्ति तो वो कैसे है? वनों पर करोड़ों लोग डिपेंड है ना, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। वनों से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। कैसे मिलता है? कि रोजगार मिलता है जैसे कि जो वनों पर आधारित उद्योग है, जैसे जो भी लगाएंगे, जो कागज उद्योग है, जो भी है, तो आसपास जहाँ ज़्यादा लकड़ी की उपलब्धता होगी वहीं पर लगाए जाते हैं, बहुत दूर तक नहीं करते। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है। ये लोग जड़ी बूटियाँ लाते हैं जंगल से, लाख लाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ लकड़ियाँ काट के लाते हैं। तो उनको जो है उद्योग मिलता है, ये मार्केट में सेल करते हैं या जो उद्योगपति हैं उनको देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को जो है इससे वनों से रोजगार मिलता है। और आप बात करें तो पशुपालन जो है एक उद्योग है, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है, उससे भी रोजगार मिलता है। तो वन जो है, वनों से कई लोग, करोड़ों लोग जो है वो इस पर डिपेंड है। और हम बात करें तो कम से कम भी तो 7.8 करोड़ व्यक्तियों के 7.8 करोड़ लोग जो है इससे रोजगार पाते हैं। रोजगार पाते हैं। ठीक है। 6वें नंबर का हम देखें और क्या लाभ है इससे हमें? उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अब विदेशी मुद्रा कैसे मिलेगी भाई वनों से? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, यानी वन इतने इम्पोर्टेंट है, हमें फॉरेन करेंसी भी मिल रही है। देखो आप, वन वाकई में बहुत कीमती है। और हमारे यहाँ जो लाख है, ठीक है, लाख से बना हुआ सामान, तारपीन का तेल, ठीक है, चंदन, चंदन का तेल, ये सारी चीज़ें जो हैं या काट के बहुत ज़्यादा कास्ट कला, ठीक है, कास्ट कलात्मक
सेल होती हैं, चंदन का तेल, चंदन की लकड़ी के बने सामान, तारपीन का तेल, लाख के जो सामान है या लकड़ी के जो बहुत कलात्मक जो सामान बनते हैं, जैसे शीशे बहुत जड़े हुए या और भी छोटे मोटे बहुत सारे यूज वाली चीज़ें हैं, वो बहुत पसंद किए जाते हैं और उनसे हमें विदेशी मुद्रा भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट होते हैं विदेशों में, तो उनसे लाभ होगा। या हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं, वो खरीद के ले जाते हैं, तो भी हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। हम ये माने कहीं ना कहीं विदेशों का धन हमारे यहाँ आ रहा है। ठीक है, अगला है लघु उद्योगों में सहायक। 7वें नंबर पर हम देखें लघु उद्योगों में सहायक। लघु उद्योगों में सहायक कैसे सहायक लघु उद्योग में? क्योंकि सारे लघु उद्योग जो है, जैसे तेंदुपत्ता, हम जानते हैं तेंदुपत्ता से क्या बनता है ना? तेंदुपत्ता, लाख, ठीक है, और क्या शहद है, मूंग है, ठीक है, शहद, मूंग, इन पर जो उद्योग टिके हुए हैं, लघु उद्योग बहुत सारे चलते हैं, उनको ये सामग्री बनती है, तभी लघु उद्योग कार्यरत है। तो लघु उद्योगों के लिए सामग्री देते हैं, है ना, उनमें सहायक है। 8वें नंबर पे हम देखते हैं कैसे, तो है सरकार को राजस्व। सरकार को राजस्व की प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति वो कैसे होती है? तो देखो आप, वनों से रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए मिलते हैं सरकार को, है ना। सरकार को वनों से रॉयल्टी के रूप में, रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए मिलता है ना, करोड़ों रुपए मिलते हैं। ठीक है, और लगभग वर्तमान में जो है प्रेजेंट में 670 करोड़ रुपए वार्षिक मिलता है। 670 करोड़, ज़्यादा कम भी होता है, वार्षिक मिलता है, पर एक एवरेज हम बात करें। ठीक है, तो कितना बड़ा अमाउंट जो है रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि जो लकड़ियाँ हैं वहाँ से कोई ठेकेदार हैं या उद्योग वाले ले जाते हैं जो सामग्री, तो एक रॉयल्टी के रूप में एक फिक्स अमाउंट सरकार को पे करते हैं, तभी वो वहाँ से लकड़ियाँ काट सकते हैं या और सामग्री ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वन प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ थे वो हमने लिखे, 8 लाभ इसमें लिखे हमने। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ। प्रत्यक्ष तो है इससे, लेकिन इनडायरेक्ट जो प्रॉफिट है वो क्या है इनसे हम देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वन कितने लाभदायी हैं और हमें लकड़ी नहीं काटनी चाहिए अनावश्यक, है ना, और पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए पेड़ बहुत आवश्यक है। और वर्तमान में अंधाधुंध कटाई के चलते हमारा वन क्षेत्र बहुत सिमट गया है, लगभग 15% वन है ना पूरे भारत में, अगर बात करें तो ओवरऑल। तो अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ। तो अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम चलें तो हमें क्या मिलता है वहाँ से? मिट्टी के कटाव में कमी होती है। ठीक है, नंबर 1, मिट्टी के कटाव में कमी। वो कैसे? चूंकि हमने कल भी पढ़ा था कि जल जो है उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। मिट्टी जो वनस्पति होती है, पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती हैं, मृदा अपरदन में बहुत सहायक होती है। ठीक है, तो मिट्टी के कटाव में कमी आती है इससे। इनडायरेक्ट जो लाभ की अपन बात कर रहे हैं। दूसरा है जलवायु को सम बनाए रखना, जलवायु को समान या सम बनाए रखना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी को कंट्रोल करती है। अगर वन है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो बहुत ज़्यादा सर्दी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो जलवायु को सम बनाए रखना एक ये लाभ है इसका। तीसरा है बाढ़ नियंत्रण में सहायक। बाढ़ नियंत्रण में सहायक, कैसे सहायक है बाढ़ नियंत्रण में? क्योंकि जब जल बहुत तीव्र गति से आता है, बहुत ज़्यादा जब वर्षा होती है, बाढ़ नियंत्रण में सहायक। ठीक है, जब बहुत तेज वेग से पानी बरसता है और पानी फैलता है, तो एकदम से अगर डायरेक्ट फ्लो होगा तो नदियों में जाएगा और तूफान
जाएगा और बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन ये जो पेड़ है वर्षा का जब फैलता है तो ये वनस्पति की वजह से पेड़ों की वजह से फैल जाता है चारों तरफ और रुक कर जाता है। जब वो रुकेगा तो जमीन में समाएगा, तो एक तो वाटर लेवल बढ़ रहा है, दूसरा जो अत्यधिक बहाव के कारण बाढ़ जो आने की संभावना थी वो कमी हो रही है। तो ये पेड़ पौधे ना जल को ऐसे बांट देते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ समय तक तो रुकता है और जमीन में अंदर जाता है। ठीक है, तो बाढ़ के नियंत्रण में सहायक है ये। ठीक है, अगला देखते हैं रेगिस्तान के प्रसार में रोक। रेगिस्तान के प्रसार में रोक, रेगिस्तान के प्रसार में रोक, वो कैसे? तो वो ऐसे कि जब पेड़ लगेंगे तो होता है ना, कई जगह पवन अपर्दन भी होता है, यानी हवा से भी मिट्टी उड़ के चली जाती है। तो अगर वनस्पति होगा तो वहाँ पर मिट्टी रुकेगी। दूसरा, हरे भरे पेड़ जब लगाएंगे तो रेगिस्तानी इलाका कम होगा और वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। तो रेगिस्तान के प्रसार में बहुत अधिक रेगिस्तान होने से रोकता है, मरुस्थल बनने से ही रोकता है। अगला है वर्षा में सहायक। हम सब जानते हैं पेड़ आकर्षित करते हैं वर्षा को। ठीक है, वर्षा में सहायक, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? वर्षा को आकर्षित करते हैं। ठीक है, वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है ना, उसका पूरा संचालन करती है, पेड़ों की वजह से ही बारिश होती है, ये हम सब जानते हैं। तो वर्षा में सहायक होते हैं ये। ठीक है, अगला है जल स्तर में वृद्धि। 6वें नंबर पर अपन देखें जल स्तर में वृद्धि, वो मैंने अभी आपको बताई थी, कल भी बताई थी कैसे होती है। क्योंकि पेड़ बारिश के पानी को रोकते हैं, पानी ठहरता है, जब पानी ठहरेगा तो अंदर जमेगा, तो इससे जल स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि वो कैसे होती है? उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ जाएगी भाई पेड़ों की वजह से? वो ऐसे बढ़ेगी कि जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, है ना, जो अनावश्यक पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, छाल है, वो गिरती है जमीन पर, वहीं दब जाती है। तो एक प्राकृतिक खाद के रूप में, ऑर्गेनिक खाद अपन जिसको कहेंगे, जैविक खाद कहेंगे, उसके रूप में काम करती है ना। तो इस तरह से उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और ये हानिकारक भी नहीं होती क्योंकि प्राकृतिक होती है ना। तो इस तरह से उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी सहायक है। और है ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव। ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव सभी जानते हैं। ठीक है, इसको ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव। तो स्वाभाविक है, बहुत सारे पेड़ बहुत अच्छी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसे कि नीम है, पीपल है, ये पेड़ है ना। तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है। पेड़ ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन वायु जलवायु शुद्ध रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और प्राकृतिक सौंदर्य स्वाभाविक है, प्राकृतिक सौंदर्य तो बढ़ेगा ही, जब पेड़ पौधे होंगे तो गर्मी नहीं होगी, वर्षा अधिक होगी, तो चारों तरफ हरा भरा होगा, है ना। और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होगी, और जब प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होगी तो हमारे यहाँ पर्यटक भी आकर्षित होंगे। कई जगह देखा होगा आपने, जैसे उत्तराखंड में हिमालय के आसपास बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, ये केरल के आसपास समुद्री क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वो जगह लोगों को अट्रैक्ट करती है, हर कोई चाहता है। जब गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में भीषण, तो उसमें मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में, तो लोग उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुल्लू मनाली है ना, शिमला मसूरी देहरादून, इधर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको उस समय वहाँ राहत मिलती है। तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि भी होती है और कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ये भी एक रोजगार में सहायक है। ठीक है, और ये तो हमने ये पढ़ा। अब है भारत में वनों का संरक्षण, इसको हम पढ़ेंगे, भारत में वनों का संरक्षण कैसे कैसे कब सरकार ने उसके लिए प्रयास किए, इसके अंदर हम ये जाने। तो सबसे पहले देखें आप, बहुत पहले से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सबसे पहले भारत में वनों का संरक्षण, भारत में वनों का संरक्षण भाई इतने इम्पोर्टेंट है, तो हमें इनका संरक्षण तो करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले देखिए 1845 में आई थी, 1894 में ब्रिटिश सरकार ने जो है एक नीति बनाई थी। ठीक है,
वनों से राजस्व प्राप्ति, ठीक है। पहला उनका उद्देश्य था वनों से राजस्व प्राप्ति और वन संरक्षण, वनों से राजस्व प्राप्ति, ठीक है। और दूसरा वन संरक्षण। स्वाभाविक है, जब संरक्षण होगा तभी तो राजस्व की प्राप्ति होगी उनको, है ना। तो ये दो उद्देश्य थे उनकी वन नीति के, जो कि 1894 में लाई गई थी, यानी बहुत पहले से वनों के संरक्षण पर काम शुरू हो गया था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत सरकार आ गई, तो 1950 में, है ना, भारत सरकार ने नीति लाए थे। भारत सरकार जो है नई वन नीति लाए थे ये अपनी, उसको हटा के नई वन नीति बनी, ठीक है। और उसके उद्देश्य क्या थे, उसके उद्देश्य थे चार मुख्य बातें थी। कौन सी थी? चार मुख्य बातें क्या थी वो? नंबर एक तो ये था कि वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना है, बढ़ रहा था, तो वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3 करना, ये इनकी मुख्य इम्पोर्टेंट वो था, ठीक है। दूसरा था कि नए वनों को लगाना। स्वाभाविक है, नए वन लगाएंगे तभी तो ये क्षेत्रफल बढ़ेगा। नए वन लगाना, ठीक है। अगला तीसरा क्या था? अगला था वनों को सुरक्षित करना, प्रिजर्व करना, संरक्षण करना, वनों को सुरक्षित करना, ठीक है, वनों को सुरक्षित करना। और चौथा क्या था? चौथा था अनुसंधान, वनों के संबंध में अनुसंधान, वनों के संबंध में अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च करना। तो ये चार बातें लेकर चली थी गवर्नमेंट उस समय, जब 1950 में नई नीति को लाए थे, है ना। जब वो स्वतंत्र हुए तो उन्होंने कहा कि अब हमें अपने हिसाब से नीति लानी है। तो चार बातें थी, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाना है, 33.3% तक ले जाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वन लगाने पड़ेंगे, वनों को सुरक्षित करना होगा, यानी कटाई से, चराई से उसको बचाना होगा, और वनों के संबंध में अनुसंधान, हमें रिसर्च करनी होगी कि क्या पेड़ पौधे जो है इनकी प्रजाति कितने वर्षों से है, कौन सी जलवायु है जो इनको सुरक्षित रखती है, या और कैसे इनको बढ़ाया जाए और इनसे कैसे अधिक से अधिक लाभ लिया जाए। तो इस संबंध में रिसर्च का भी काम था उसमें, ठीक है। उसके बाद 1988 में फिर एक वन नीति आई। उसके बाद पहले 1894 में ब्रिटिश सरकार लाई थी, पर जैसे स्वतंत्र हुआ 47 में, तो 1950 में लाए थे वो। और उसके बाद 1988 में 1988 में फिर एक वो नीति बनाई सरकार ने, 7 दिसंबर, ठीक है, 1988 को फिर से एक वन नीति आई थी, नवीन वन नीति, ठीक है, नवीन वन नीति घोषित हुई, ठीक है। और इसकी क्या बातें थी? उसकी मुख्य जो बातें थी उनको अपन जान लेते हैं, ठीक है। 3 लक्ष्य थे इनके, 3 लक्ष्यों को लेकर चली थी, 3 लक्ष्य थे। तो पहला क्या था? पहला था कि भाई पर्यावरण में स्थिरता लाना। जो अभी हो रहा है ना, जो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी या सूखा या बाढ़, तो इससे बचने के लिए पर्यावरण में स्थिरता लाना, ठीक है, वनों के द्वारा ही संभव है स्थिरता लाना, ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा था जो जीव जंतु हैं, वनस्पति जैसे प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, यानी जीव जंतु, है ना, और वनस्पति का संरक्षण, वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर है ये ना, ये प्रकृति ने हमको दी है, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, धरोहर का संरक्षण, ठीक है। और अगला था, तीसरा जो था वो था
कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम और जान लेते हैं। तो वो था कुछ उन्होंने अपने उद्देश्य बनाए थे, कुछ प्लानिंग करी थी ऐसे ऐसे हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। तो पहला है पहाड़ी घाटी नदी क्षेत्रों की, ठीक है। मुख्य बातें थी इसकी कैसे, सबसे पहले करेंगे पहाड़ी, ठीक है, और घाटी नदी, पहाड़ी घाटियों नदियों है ना, नदियों का संरक्षण, ठीक है। नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वन बढ़ाया जाए। कहाँ वन बढ़ाया जाए, पहाड़ों पर, घाटियों में, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में जहाँ इनका पानी एकत्रित होता है, जलग्रहण क्षेत्र में वन बढ़ाए जाए, यहाँ पर इनकी मात्रा बढ़ाई जाए, ठीक है। तो तभी पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है। दूसरा जो था इनका उद्देश्य वो था, वो जो काम था वो कैसे करेंगे, जंगल और आदिवासी घरों के पारंपरिक हक बरकरार रखे जाए। यानी जो लोग आदिवासी लोग जंगलों में पहले से रह रहे हैं, आप आकर उन पर जो है प्रतिबंध लगा दोगे कि आप लकड़ी नहीं काट सकते हो, आप ये नहीं ले सकते हो, सरकार का है, तो उनके हकों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वो उसी पर डिपेंड है, वो वर्षों से सदियों से वही रहते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका संरक्षण भी कर रहे हैं। तो दूसरी जो बात थी वो थी जंगलों में, ठीक है। दूसरा जो था वो था जंगलों पर आदिवासियों के हक को सुरक्षित रखना। आदिवासी लोग जो वहाँ रह रहे थे ना, आदिवासियों के हक को सुरक्षित रखना, ठीक है। यानी उनको वहाँ से बेदखल नहीं किया जाए। और अगला है कि वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको उपज दें, ज़्यादा से ज़्यादा उपज दें, इससे उनका काम हो। और वर्तमान में वनों की कटाई से बचाया जाए और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखा जाए। वनों को कटाई से बचाना और पर्यावरण को संतुलित रखना, और पर्यावरण संतुलन, ठीक है। ये इनके जो है मुख्य बातें थी। और उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद, जो अभी तक होता था ना, उद्योगों को बहुत कम रेट में सरकार एक नॉमिनल रॉयल्टी देकर जो उद्योग थे उनको अपना जो वन उत्पाद देती थी, तो उस पर भी रोक लगाने की बात उन्होंने कही। उद्योगों को रियायती दर पर उपज जो है देने से रोकना, वन उत्पाद देने पर रोक। यानी अब एक जो चार्ज है प्रॉपर जो होना चाहिए, उसका मूल्य है, उसके अनुसार ही उनको वहन करना पड़ेगा, ठीक है। रियायती दर पर उनको ना दिया जाए, ठीक है। और ग्रामीण कुटीर उद्योग को छोड़कर वन आधारित उद्योगों को इजाजत ना दी जाए। सिर्फ ग्रामीण कुटीर उद्योग ही इस पर चलाए जाए और नए नए उद्योगों को इजाजत ना दी जाए, ठीक है। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को छोड़कर अन्य वन उद्योगों को इजाजत ना दी जाए, ठीक है, ना दी जाए। और आगे हम देखेंगे कि ग्रामीण आदिवासी इलाके के लोगों को ईंधन, चारा, छोटी इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। यानी ग्रामीण या आदिवासी